स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी जो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी आती है, यानी ऐसा समझ लीजिए आप जो सोशल साइंस है, ठीक है। तो उसमें हमारा भाग आता है राजनीतिक जीवन, यानी पॉलिटी का भी एक भाग आता है। उसी की हम चर्चा कर रहे थे और पहला लेक्चर हमने यानी पहला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो है चर्चा करेंगे वो करेंगे दूसरे अध्याय की, ठीक है। तो दूसरा अध्याय जो हमारा है वो विविधता और समझ के बारे में है, यानी विविधता और भेदभाव। समझ नहीं है, विविधता और भेदभाव जो हमारा है वो हमारा आज का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि मेरी जो है लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है, यानी जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, भारत की जो राज व्यवस्था, वो सीरीज चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटा से छोटा, जिसमें वो पॉलिटी के जो क्वेश्चन तो हम यानी पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी जो है पॉलिटी में कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर के देखिए, ठीक है। और मैंने भरपूर प्रयत्न किया है सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का, और आप विश्वास करोगे कि बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने आपको समझाया है। तो आप जो है एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ मैं जो है यानी वहाँ तो मेरी जो है पॉलिटी चल रही है और मैं साथ ही एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले समय में हम जो है जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो और भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी जो है अगली जो क्लासेज हैं उसकी भी एनसीईआरटी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है होंगे वो आपके पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं, देखो क्या कह रहा है, विविधता और समझ की हम चर्चा करेंगे। देखिए जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे नए हैं पुराने, तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी पहला लेसन हमारा था विविधता के बारे में, ठीक है। और उसमें विविधता की बात की जा रही थी कि विविधता का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है। विविधता हम कैसे कैसे देखते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बारे में क्या क्या विविधताएँ हैं, ठीक है, क्या उनका रहन सहन है, खान पान है, और उनमें क्या समानता है, इन सभी के बारे में हमने जो है डिटेल से चर्चा की थी। और आज का जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, पिछले पार्ट के बारे में भी बताया जा रहा है। देखो क्या कर रहा है, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियां या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यानी मित्रों कई बार, यानी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और उन बच्चों को टारगेट करके बोल रहे हैं कि क्लासेज में, या कई बार हम भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उनका जो है अलग अलग नाम निकाल देते हैं और उस नामों के माध्यम से उनको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आखिर वो क्यों करते हैं और ऐसा वो क्यों होता है? यानी वो भेदभाव कर रहे हैं, या वहाँ असमानता हमें नज़र आ रही है, या वे जो है अपनी जो है तात्कालिक इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े, यानी मित्रों क्या उनका संबंध असमानताओं से है या फिर भेदभाव से है, या वे जो है हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं और जो व्यवहार को हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो उसका आखिर कारण क्या है, उसी की यहाँ पे आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या कह रहा है, हम क्या और हम कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। यानी मित्रों हम कैसे होते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हम खेलते हैं, क्या हम त्यौहार मनाते हैं, तो इन सभी का संबंध होता है हमारी भूगोल से, यानी हमारा जो क्षेत्र है और वहाँ उस क्षेत्र में कौन सी संस्कृति है, वहाँ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ठीक है, वहाँ जो है कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या वहाँ समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इन सभी का हमारे वहाँ जो है संबंध रहता है उससे, और इसी कारण जो है हमारे फिर वहाँ पे हमारी रहन सहन पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे क्या कहता है सुनो, आगे कहता है कि अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दोगे तो भी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। यानी मित्रों केवल रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, अगर इस पर ही हम ध्यान दें तो भी हमें ऐसा पता लग जाएगा कि हमारा जो देश है वो बहुत विविधताओं वाला देश है, ठीक है। संसार में 8 मुख्य धर्म है, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी मित्रों भारत में 8 धर्म हैं, यानी संसार में 8 धर्म है और भारत में भी 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 1600 से ज़्यादा यहाँ हम भाषा बोलते हैं,
ठीक है, और 100 से ज़्यादा तो यहाँ नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग हम अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। यानी मित्रों, ये जो हम विविधता देखते हैं ना भारत में, कि धर्म की हो या खान पान की, रहन की या त्योहारों की हो, ठीक है, तो वो जो हम विविधता हम देखते हैं तो हमारी ये विविधता खुश होने का कारण नहीं बनती। जबकि हम तो जो है यहाँ पे विविधता के अंदर भी जो है हम अपने आप को सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं या अन्य लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। और कई लोग जो हमें बहुत अजीब भी लगते हैं, अपरिचित भी लगते हैं, लेकिन कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि वो अलग क्यों हैं। ठीक है, तो और आगे क्या होता है कि हम जो है कई बार उनके बारे में अलग राय भी बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, देखो आगे कह रहा है पूर्वाग्रह की यहाँ बात की जाती है। नहीं, पहले ही हम जो राय बना लेते हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आपने पहले ही राय बना ली कि हाँ ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है या इसका ऐसा विचार है, ऐसी सोच है। ठीक है, तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाओ। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? यानी ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर के आपके मन में कोई पहले से पूर्व धारणाएं बनी हुई है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों आते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया उनकी एक सूची बनाओ और ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी मित्रों, जो भी पूर्वाग्रह होते हैं जिनको आपने महसूस किया है उनकी हमें सूची बनानी है, और ये पूर्वाग्रह जो हम बना लेते हैं ना, ये लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, उन सभी के बारे में कह रहा है। कि ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रहों की यहाँ चर्चा की जाती है। कह रहा है आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। ठीक है, गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। यानी मित्रों, ये पूर्वाग्रह हैं ग्रामीण लोगों के बारे में। क्या ये सही है? ठीक है, तो आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। मित्रों, ये सही भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि अब तो वर्तमान में बहुत सी टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में पहुंच गई है और गाँवों में भी जो है लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। फसल की बुआई और काटते समय लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं खेतों में, बिल्कुल सही है। वहाँ उतना काम होता है कि उनको काम करना पड़ता है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और कई बार जो है अब गाँवों में भी जो लघु और कुटीर उद्योग लगने लगे हैं, बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिससे जो गाँव में ही अब उनको रोजगार मिलने लगा है। शहरी लोगों के बारे में देखो क्या पूर्व धारणाएं होती है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। यानी मित्रों, सही भी हो सकता है और कुछ मामलों में गलत भी है। शहर का जीवन बड़ा आसान है, आसान तो नहीं है, बहुत कठिन भी होता है। ठीक है, कई बार शहरों में जब जाते हैं लोग रहने के लिए तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, उनको रोज़गार नहीं मिलता। चले तो जाते हैं रोज़गार को लेने के लिए, ठीक है, उनको रोज़गार नहीं मिलता, मिलता भी है तो उनको फिर जो है कम उनकी आमदनी मिलती है और लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये सही भी है और गलत भी है। शहर में लोग बिगड़े हुए भी होते हैं, आलसी भी होते हैं और ज़्यादातर मामलों में सही भी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये सही भी है और गलत भी है, यानी थोड़ा बहुत आंशिक रूप से सही भी है और गलत भी है। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी सही भी है और गलत भी है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है, बिल्कुल सही है। वहाँ महंगा भी पड़ता है और कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो खर्च में चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पूर्वाग्रह हमारे समक्ष जो है बताई गई। आगे देखो क्या कह रहा है, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे की से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। यानी मित्रों, कुछ ने ग्रामीण लोगों को बताया क्या कि अज्ञानी हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। और कुछ लोगों ने शहरों के बारे में क्या कहा कि शहर के लोग आलसी हैं। ठीक है, ठीक है। और जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो ये पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में हम पहले ही पूर्व धारणाएं बना रहे हैं तो वही पूर्वाग्रह है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। आगे देखो क्या करा है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। यानी मित्रों, हमने मान लो ऐसा कोई
तरीका अपना लिया या ऐसा कोई सोच लिया कि हाँ ये काम है और यह काम एक ही तरीके से किया जा सकता है, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि हाँ यही काम अच्छा है और यही तरीका अच्छा है इसको करने का। और अगर मान लो उस काम को कोई व्यक्ति दूसरे तरीके से कर रहा है ना, तो फिर वो जो है हम उससे फिर सहमत नहीं होते। आगे कहता है उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। मित्रों, अगर हमने यह मान लिया कि अंग्रेजी भाषा ही अच्छी है, तो फिर हम अन्य भाषाएं जो बोलते हैं लोग उनको जो है हम इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो केवल अंग्रेजी अच्छी लगती है। और हो सकता है कि हमें अंग्रेजी ही आती हो, हमें अन्य भाषाएं आती ही ना हो, तो इस कारण से हमने अंग्रेजी को ही तवज्जो ज़्यादा दी। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, चमड़ी का रंग और जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं इत्यादि, यानी पहनावा, रहन सहन, ढंग, भाषा, बोलचाल, ठीक है, खान पान, इन सभी के बारे में जो है हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं। आगे देखो क्या कहता है, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। मित्रों, ऐसा पूर्वाग्रह हम बना देते हैं, इतना पक्का वो पूर्वाग्रह होता है कि फिर जो है हमारे पूर्वाग्रह ही हमें अच्छे लगते हैं और अन्य व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, जो पूर्वाग्रह से सहमत नहीं होते, उनसे हम जो है ज़्यादा दोस्ती नहीं करते और हम उनको दुख भी पहुंचा देते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, लड़के और लड़की में भेदभाव की बात की जाती है। ठीक हो मित्रों, क्या कह रहा है, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है ये। यानी मित्रों, लड़के और लड़की में भेदभाव की बात की जा रही है कि लड़के और लड़की में आज भी जो है भेदभाव किया जाता है। ठीक है, पुराने समय में तो किया जाता ही था, आज भी जो है आपने देखा होगा कई बार जो है कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। इसके अलावा जो है कई बार भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ, तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है। देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए और अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। नहीं, वे बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। लड़के और लड़कियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, शरारती हैं, नृत्य करने में निपुण हैं, रोते नहीं हैं, उद्यमी हैं, निपुण हैं, खेल में, खाना पकाने में भी निपुण है और वे भावुक हैं। यानी मित्रों, कह रहा है इनके बारे में कि लड़कों की अगर अपन बात करें तो क्या लड़के सुशील हैं या लड़कियां सुशील हैं, या जो लड़के शरारती हैं या लड़कियां शरारती नहीं हैं, बलिष्ठ हैं। तो इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, और देखो आगे हम चर्चा करें तो क्या कह रहा है, देखो सुनो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमारे समक्ष लाई जा रही है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। किसके बारे में कह रहा है? ये दिव्यांग व्यक्ति है। ठीक है, और दिव्यांग व्यक्ति के बारे में लोग तरह तरह की क्या बातें कहते हैं? कह रहे हैं मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? यानी मित्रों, ये व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि जो विकलांग नहीं है, ठीक है, जो सही सलामत हैं, जिनके हाथ पांव सही है, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं लंगड़ाता हूँ, ठीक है, मेरी बोली भी लड़खड़ाती है, ठीक है, और इस कारण से मैं उदास हो जाता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भैया आप अगर मेरी तरह होते ना, आप मेरी जगह होते, तब आप क्या करते? तब आपको पता लगता कि मेरी क्या स्थिति है और मेरे को कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी यही विकलांग की बात आती है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। यानी मित्रों, ये लड़की है, ठीक है, और ये लड़की हमसे पूछ रही है कि मैं इंसान हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं विकलांग हूँ और मेरे ऊपर जो है लोग घूरती आंखों से देखते हैं, नहीं मुझे घूर कर देखते हैं लोग, इस कारण से मैं छिप जाना चाहती हूँ। आगे देखो क्या कहता है, क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। यानी मित्रों, ये भी विकलांग है और ये भी हमसे पूछ रहा है कि मेरी टांगें डगमगाती है, लड़खड़ाती है, इस कारण से जो है लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि इसका दिमाग भी कम है। ठीक है, आगे देखो क्या करा है, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या करें और क्यों, इस पर चर्चा करो। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूलों में बनानी चाहिए? जवाब में पक्ष में तर्क भी दीजिए। यानी मित्रों, ये पूछना चाह रहा है कि ये बच्चे हैं ना दिव्यांग, इनके साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो इनके साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। ठीक है, बेशक उनके साथ जो है जन्मजात कोई बीमारी आई है या कोई अलग से उनके साथ जो है कोई शारीरिक दुर्बलता है, ठीक है,
तो उनका उसमें कोई दोष नहीं है। और अगर हम देखें ना तो लोगों को इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बात अगर हम आगे करें कि स्कूलों में अलग क्या हमें इसके लिए स्कूल बनाने चाहिए, तो अगर हम देखें ना इसको तो दो कारणों से हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने उन्हीं स्कूल में पढ़ाया तो सही है, अगर हम उसी स्कूलों में उनको पढ़ा रहे हैं तो हमने जो है हम ये मान कर चलेंगे कि हमने जो है इनको जो सही सलामत बच्चे हैं उन्हीं के समान जो है हमने इनको भी माना है, हमने उनको भी इतना ही अधिकार दिया है। और अगर मान लो हम इनके लिए अलग से स्कूल बनाते हैं तो फिर तो हमने ये साबित कर दिया कि हमने जो इनको अलग वर्ग माना है, ठीक है, और अलग वर्ग की तरह हमने इनके साथ ट्रीट किया है। तो इस कारण से हमने इनके लिए अलग स्कूल बनाए हैं। तो इनको हम जो है दो प्रकार से देख सकते हैं, यानी इनके लिए हम अलग से स्कूल भी बना सकते हैं और अलग से जो है स्कूल ना बना करके हम उसी स्कूलों में इनके लिए इनको पढ़ा भी सकते हैं। आगे देखो क्या करें, अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं हैं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यानी मित्रों रोने की बात यहाँ पे निकल कर आ रही है और रोने के माध्यम से यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और क्या करा है, लड़के और लड़कियों की यहाँ पे जो है मित्रों अगर हम देखेंगे ना इसको तो भेदभाव की यहाँ नज़र हमें निकल करके आएगा, नहीं भेदभाव भी यहाँ पे हमें यहाँ पे निकल करके आएगा। देखो क्या करा है कि जब लड़के गिर जाते हैं ना बचपन में तो माता पिता ऐसे बोलते हैं कि भैया आप तो लड़के हो, आप बहादुर हो, और लड़के रोते नहीं हैं। और जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो वे भी यही विश्वास करने लगते हैं कि हाँ लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, लड़के बहादुर होते हैं। फिर आगे क्या कहता है, देखो यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है ये रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी मित्रों रोने की बात कह रहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वे भी यही विश्वास करने लगते हैं कि हाँ जो रोने का जो गुण होता है ना वो कमज़ोर लोगों का होता है। बच्चे जो होते हैं बड़े हो जाते हैं तब वो रोते नहीं हैं, और अगर उनको रोना भी आता है ना तो वो रोक लेते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा करो कि वे कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती, शरारती होती है? यानी मित्रों यहाँ तो ऊपर बात की लड़कियों की, ऊपर बात की लड़कों की, और यहाँ बात की जा रही है लड़कों की कि लड़कियों के बारे में जो विशेष लक्षणों की यहाँ बात की जा रही है। लड़कियों के बारे में हम कहते हैं कि लड़कियाँ जो है कोमल होती है, ठीक है, मृदु स्वभाव की होती है, यानी लड़ाकूपन उनमें कम होता है, ठीक है, बहुत सुशील होती है और आगे जाकर के उनको सुशील भी बनना चाहिए, ठीक है। तो इन जो गुण हैं इन गुणों के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए कह रहा है। और आगे ये भी कहता है कि जो लड़कियां कोमल नहीं होती, मृदु नहीं होती, स्वभाव वाली नहीं होती, ठीक है, और जो शरारती होती है, जिनमें लड़ाकूपन ज़्यादा होता है, तो उनके बारे में जो है आपकी क्या राय होती है, ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। आगे देखो क्या कर रहा है, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। यानी जो लड़के रो रहे थे उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो रोना भी अगर चाहे ना तो वो रोक लेता है अपने आप को कि नहीं मैं बहादुर हूँ, मैं लड़का हूँ, मुझे रोना नहीं है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, हमें विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। यानी मित्रों कई बार हम ये भी देखते हैं कि लड़कों को ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी लड़के जो है बहादुर होने चाहिए, लड़कियां मृदु स्वभाव वाली और कोमल स्वभाव वाली होनी चाहिए। तो हम जो है समाज में इन मान्यताओं को बना लेते हैं और हम फिर इसको विश्वास भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में फिर हमसे पूछ रहा है कि इनके बारे में जो है कौन सी छवि आप देखना चाहते हो। आगे देखो क्या कर रहा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं के बारे में बात करता है। कह रहा है जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी मित्रों अगर हमने किसी व्यक्ति के बारे में एक पक्की धारणा बना ली, ठीक है, और वो बहुत समय से चली आ रही है तो उसको हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। आगे क्या कहता है, देखो कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। यानी मित्रों कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म से संबंधित होता है, किसी खास धर्म से या किसी खास लिंग से संबंधित है, ठीक है, तो उसको जो हम या फिर अपराधी कहते हैं या बेवकूफ़ कहते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। यानी मित्रों हमने जो उनके बारे में चिरचिरांतर से, ठीक है, एक ऐसी धारणा बना ली कि हमने उनको बेवकूफ़ माना है, हमने उनको जो है अपराधी या कंजूस माना है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक
अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह दिखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ गुण कुछ उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। यानी मित्रों, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि जो व्यक्ति के बारे में जो हमने कोई खास धारणा बना ली कि वो अपराधी है या कंजूस है, तो हम जो है उसकी रूढ़िबद्ध धारणा उसके साथ जोड़ लेते हैं और हम उसके बारे में ये नहीं देखते उसके पास जो है कोई अनोखा, ठीक है, अनोखा जो उसके पास जो है क्या है, कौशल है, और अलग व्यक्ति है वो, उसके पास कुछ खास गुण है या उसके पास कुछ क्षमताएं भी है, उसके बारे में हम जो है किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं करते। हमने तो उसके बारे में केवल रूढ़िबद्ध धारणा बना ली। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं इन धारणाओं इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। मित्रों, रूढ़िवादी धारणाओं की बात करा कि रूढ़िवादी धारणा हम बना लेते हैं ना, तो फिर उससे निकलने में हमें जो बहुत ही कठिनाई आती है, यानी हम उसमें जकड़ जाते हैं और हम उसमें से निकल नहीं पाते। जैसे कह रहा है कि लड़कियां जो होती है उसके बारे में ये धारणाएं बना देते हैं हम कि लड़कियां जो है, लड़कियों को हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहिए। आगे क्या कहता है, कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। यानी बेशक हम में उस काम को करने की काबिलियत है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कर पाते। किस कारण? रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण। आगे देखो क्या करा है, आगे पहले हम इसकी बात करें तो देखिए क्या करा है बॉक्स। कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीब की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। यानी मित्रों, क्या कह रहा है, मुसलमानों के बारे में कह रहा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मुसलमान जो होते हैं ना, वो अपनी लड़कियों को, अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते पढ़ने के लिए। और क्यों? क्योंकि यानी वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, लेकिन अध्ययन हम करते हैं ना तो हम इस बात को देखते हैं कि वो जो है इसलिए स्कूल नहीं भेजते क्योंकि वो गरीब हैं। गरीबी उसका मुख्य कारण है स्कूल न भेजने का, और गरीबी के कारण जब स्कूल बच्चियाँ नहीं जा पाती और या फिर जाती है तो जल्दी ही स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेती है। ठीक है, तो मित्रों गरीबी उनका मुख्य कारण बताया जा रहा है। और आगे देखो क्या करा है, जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। मित्रों, जहाँ भी हमने गरीबों तक, मुस्लिमों समुदाय में गरीबों तक शिक्षा पहुंचाया तो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजा। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में जाने में मदद की, जिनमें मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए हमने शिक्षा के अवसर उनको उपलब्ध कराए, अच्छी हमने अच्छी जो स्कूल बनाई पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ सुविधा अच्छी है और सरकारी बस भी वहाँ जाती है ताकि जो शिक्षक है वो भी पहुँच सकें, तो फिर जो है बेशक वहाँ पे फिर जो है बच्चे पढ़ने आते हैं और वहाँ पर मुसलमान लड़कियाँ भी पढ़ रही है। हमें यहाँ केरल का उदाहरण दिया जा रहा है। आगे करें, दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो या जनजाति हो या अनुसूचित जनजाति के हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है। यानी मित्रों, मुसलमान की बारे में बात की जा रही है कि मुसलमान जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो उसका कारण जो है उनका धर्म नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, जबकि उनका मुख्य कारण है गरीबी है। ठीक है, और आगे कहता है कि चाहे किसी भी धर्म का या किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो या जनजातीय हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमने स्कूल के प्रयास नहीं किए, अच्छी हमने सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई उनको, तो वे बच्चे स्कूल नहीं जाते। आगे क्या कह रहा है, असमानता और भेदभाव की यहाँ चर्चा की जाएगी। ठीक है, असमानता और भेदभाव में क्या कहता है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी मित्रों, हमने कोई रूढ़िबद्ध धारणा बना ली, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ हमने जो है रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर तो हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं निकालने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी मित्रों, हमने किसी व्यक्ति को किसी काम करने से रोक दिया, ठीक है, चाहे वो पानी पीने से हो या किसी खास नौकरी को करने से या किसी खास स्थान पर रहने में, यानी अपने साथ या अन्य समुदाय के साथ रहने से हमने उसको रोक दिया, तो हमने उसके साथ भेदभाव किया है। ठीक है, और भेदभाव का तो हमने जो है, यानी हमें तो समानता का अधिकार मिला है, यानी उस व्यक्ति को भी तो समानता का अधिकार मिला हुआ ना, मौलिक अधिकार उसको मिला है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने उसके साथ भेदभाव किया है, तो उसके मूल अधिकार का हमने हनन किया है। आगे देखो क्या करा है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करो
कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। यानी मित्रों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि दो समीर हमने पढ़े थे। एक समीर था हिंदू धर्म से संबंधित था, जिसको जो है हिंदी आती थी। एक दूसरा समीर था जो अखबार बेचता था, उसको जो है अंग्रेजी आती थी। ठीक है, तो दोनों धर्म से संबंधित थे। और यही बात करें कि दोनों का धर्म अलग अलग था, दोनों का धर्म अलग अलग था, तो यह विविधता का भी पहलू हो सकता है और यह भेदभाव भी हो सकता है। यानी धर्म के आधार पर वहाँ भेदभाव भी हम कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। सही है, एक गरीब था, ठीक है, एक अखबार खरीदता था और एक गरीब था जो अखबार बेचता था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े, घर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं है। इस कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूल जाने में उनके साथ, यानी स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। यानी मित्रों, यानी कि जो धर्म से संबंधित होते हैं, यानी अलग अलग धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं उनके साथ जो है हम विविधता के आधार पर भी भेदभाव कर सकते हैं और असमानता के आधार पर भी भेदभाव होता है उनके साथ। यानी विविधता मतलब वो किसी खास धर्म से संबंधित, यानी वो मान लीजिए किसी मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो उसके साथ जो है अलग से हिंदू धर्म के लोग भेदभाव कर रहे हैं। या असमानता की वहाँ बात आ जाती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो गरीब हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाते, तो उसके साथ फिर वहाँ असमानताएं नजर आ रही है। आगे देखो क्या करा है, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं, बर्तन बनाते हैं और बड़े खेती और बुनाई भी करते हैं। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी मित्रों, कुछ काम को हम जो अच्छा मानते हैं, कुछ को हम यानी उसको कुछ काम को हम अच्छा मानते हैं, कुछ को हम नीचा मानते हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को कम महत्व हम देते हैं। सही है, इसलिए जो लोग इन काम को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू भी है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति और उसको उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों को सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य किया गया। तो मित्रों, यहाँ बात की जा रही है कि कुछ समूहों को, यानी कुछ कामों को हमने अच्छा माना, उन्होंने जो है, यानी कुछ कामों को हमने जो है ऊंचा स्थान दिया और कुछ कामों को हमने नीचा स्थान दिया। ठीक है, और किसी जाति को हमने जो है, यानी किसी जाति को भी हमने ऊंची जाति बनाया और किसी को हमने नीची जाति बनाया। तो यहाँ पे फिर जाति व्यवस्था की बात आ रही है कि ऊंच नीच के आधार पर हमने वहाँ पे भेदभाव किया। ठीक है, और आगे फ्रेंड्स दलित शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी मित्रों, नीची जाति की कही जाने वाली जो जाति के लोग होते हैं वो अपनी पहचान के लिए दलित शब्द का उपयोग करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है उन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। यानी दलितों को जो है, कह रहा है दलितों को जो हमने स्थान दिया समाज में, हमने जो उनको नीचा स्थान दिया, तो दलित जो है वो अछूत की स्थान पर जो दलित शब्द का उपयोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। यानी ठीक है, और सरकार ने इनके लिए जो है अनुसूचित जाति शब्द का उपयोग किया। और दलित का मतलब बता रहे हैं कि इनको जो है दबाया गया, कुचला गया, तो इस कारण से जो है दलित शब्द का यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम जो चर्चा करें ना, कह रहा है जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने या यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं दी। मित्रों, जो अछूत जाति के लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, ठीक है, उनको जो है, यानी जो नीचे काम है कचरा उठाना या मरे हुए जो पशु होते हैं उनको जो है हटाना, तो इन सभी जो है काम उनको करने पड़ते थे। और ऊंची जाति के जो लोग होते थे, ठीक है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था की अगर अपन यहाँ चर्चा करें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, तो जो शूद्र जाति के लोग हैं ना, ये शूद्र के अंतर्गत आते हैं, तो इनको जो है ऊंची जाति के, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो तीन हैं, और तीन जाति को जो द्विज जाति भी कहते हैं, तो इन जो तीन जातियाँ हैं ना, इनको यानी तीन वर्णों को ऊपरी स्थान माना जाता था। और इनके जो है, यानी इनके साथ जो है व्यवहार कम जो है, यानी इनके साथ जो है ये व्यवहार नीचा करते थे। ठीक है,
और आगे देखो तो क्या करा है, उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। यानी मित्रों, जो अछूत जाति के बच्चे थे वो ऊंची जाति के बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे स्कूल में। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। यानी मित्रों, फिर ऊंची जाति के लोगों ने भी क्या किया कि हमारे पास जो अधिकार है वो बने रहे, इसके कारण जो है उन्होंने नीची जाति के लोगों को अधिकारों को से वंचित रखा। आगे देखो क्या कर रहा है, रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है। मित्रों, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव हम कर रहे हैं तो हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको कैसा महसूस हो रहा है यह तो आप तभी पता लगा सकते हो कि अगर आपके पास कभी भेदभाव होगा ना तब, ठीक है, तब आप उसको महसूस करोगे। अगले प्रश्न पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। ठीक है, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। यानी मित्रों, पहले हम यहाँ पे अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ 1891 में, ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई 1956 में। तो उनको भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में हम जानते हैं। आपको सभी को पता होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, और आगे कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत जाति मानी जाती थी। यानी मित्रों, वो महार जाति से संबंधित है। ठीक है, और महार जाति अछूत जाति उस समय मानी जाती थी। महार जाति के लोग गरीब होते थे, ठीक है, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को जो काम करना पड़ता था, कौन सा, वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था, गाँव के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं थी। यानी मित्रों, उनके साथ वहाँ भेदभाव किया जाता था। गाँव के बाहर वो रहते थे, गाँव में उनको आने नहीं दिया जाता था। ठीक है, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड भी गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी लेने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। मित्रों, उन्होंने जो है उनको अपनी जाति के लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जो अपने बच्चों को स्कूल भेजो, ठीक है, जो सरकारी पद हैं उसको आप हासिल करो ताकि जाति व्यवस्था का जो चंगुल है उससे आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, और दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए। उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो और न कि कुछ ही लोगों की। यानी मित्रों, वे कह रहे हैं कि उन्होंने जो है कई मंदिर में प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फिर उन्होंने कई सभाएं भी गठित की थी। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि जो दलित जाति के लोग हैं ना उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, और कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी जाति के लोगों को इज्जत मिले और न केवल कुछ ही लोगों को इज्जत मिले। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि अम्बेडकर जी के साथ कैसा भेदभाव हुआ। तो वे निकले थे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है, बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर से पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँचा। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत जाति के थे। ठीक है, यानी मित्रों, अम्बेडकर जी जो है अपने भाइयों के साथ मिलने जा रहे थे, कहाँ पे, पिता से। लेकिन क्या हुआ, स्टेशन पर जाकर वो पहुँचे तो वहाँ जो है उन्होंने, यानी उनको कोई लेने के लिए नहीं आया, लेकिन उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। लेकिन तभी वहाँ क्या हुआ, स्टेशन मास्टर आ पहुँचा। स्टेशन मास्टर ने वहाँ आकर के पूछा कि आप जो है, उन्होंने जो है टिकट मांगी, उन्होंने टिकट दिखाए। ठीक है, अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। तो कोई अंदाज़ा यह नहीं लगा सकता था कि जो बच्चे हैं वो अछूत जाति के हैं। आगे कह रहा है, निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुँह से निकल गया कि हम महार हैं। ठीक है, बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। यानी मित्रों, जब हमने उनको बताया कि हम महार जाति के हैं, ठीक है, तो उनको जो है, यानी स्टेशन मास्टर को धक्का लगा और वे भौचक के रह गए और उन्होंने जो है एक घृणा की भावना से जो है उनको देखा, अम्बेडकर जी और उनके भाइयों को। उन्होंने जैसे ही मेरे जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए।
पंद्रह बीस मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था, पिताजी आए नहीं थे और नहीं उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी वो अब उदासी में बदल गई। ठीक है, तो क्या हुआ, शाम होते होते यानी शाम होते जा रही थी, ठीक है, और कोई लेने उनको नहीं आया, तो जो खुशी का उनके मन में माहौल था मिलने का पिताजी से, तो वो जो है अब मायूसी में बदल रहा था। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया कि हम माहिर हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाने की अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। यानी मित्रों, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वो जो है, जो अम्बेडकर जी हैं और वो जो भाई हैं उनके, ठीक है, जो अछूत जाति से संबंधित हैं, तो उनको जो वो कोई लेकर जाना नहीं चाहता था, यानी बैलगाड़ी में कोई बिठाना नहीं चाहता था, क्योंकि वे अछूत जाति से संबंधित थे। ठीक है, हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, और मित्रों, ये बात जो उठाई गई ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12, संपादन वसंत मोहन, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार है। मित्रों, महाराष्ट्र की सरकार का एक जो है बम्बई शिक्षा विभाग है। ठीक है, और वहाँ जो है, वहाँ से ये बात हमने उठाई है। ठीक है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें जाने से मना कर दिया। क्यों? यानी मित्रों, बच्चे जो है डबल पैसा दे रहे थे, लेकिन फिर भी गाड़ी वाले उनको जो है ले जाने में यानी सहमत नहीं थे, क्योंकि वो अछूत जाति से संबंधित थे। इसका आंसर ये हुआ। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे बर्ताव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन तो बहुत ही बुरा लगा होगा। ठीक है, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है, उससे आपको कैसा महसूस हुआ। ठीक है, आगे देखो क्या करा है। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी नहीं पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। यानी मित्रों, ये कह रहे हैं कि आप उस घटना की और आप उस समय की, ठीक है, आप उस परिस्थिति की कल्पना करो, एक बार अपने ऊपर लेकर के देखिए कि आप उस समय होते ना, तो आपको कितना बुरा लगता। भाई बहुत बुरा लगता। यानी देश में समानता का सबको अधिकार है, और फिर भी जो है आपने क्या किया, समान जो है हम उसको नहीं मान रहे हैं, हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी पैसे हैं उनके पास, लेकिन एक जाति के कारण जो है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित करता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। मित्रों, जाति व्यवस्था एक अच्छा कह रहा है, जाति व्यवस्था जो है एक ऐसी विडंबना है, ठीक है, और एक ऐसी जो है समस्या है कि वो जो है क्या करती है, किसी व्यक्ति को जो वंचित रखती है सम्मान से, आदर से। ठीक है, और उसको जो है भेदभाव भी फिर सहना पड़ता है। समानता के लिए संघर्ष की यहाँ पे बात चर्चा की जाएगी। आगे क्या कर रहा है देखो, कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल रहा था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी मित्रों, आज़ादी के समय भारत में जो है कंधे से कंधा मिला करके जो है सभी लोगों ने भाग लिया था, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, संप्रदाय हो, दलित हो, औरत हो, दलित हो, बच्चे हों, सभी ने जो है उसमें भाग लिया था, गैर बराबरी का अनुभव किया था। यानी वहाँ कोई असमानता ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है अपनी समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। सही है, 1927 में, ठीक है, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने, अम्बेडकर जी ने किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन भी उन्होंने चलाया। ठीक है, मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था, और आगे जाकर के फिर जो है मित्रों बहुत से मंदिर प्रवेश आंदोलन चलने लगे थे। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। नहीं, पुरुषों के पास पढ़ने के लिए जो है अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं ने हमसे पूछा। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। यानी मित्रों, किसानों पर ऊंची ब्याज दरें जो है जमींदार लगा रहे थे, तो उन्होंने जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। सन 47 में, यानी 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किया।
ठीक है। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे नेताओं ने जो है असमानता पर विचार किया, ठीक है, यानी असमानता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में जैसे कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर का माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। यानी मित्रों, जब फिर आज़ादी हमको मिली और जब संविधान बनाने की बारी आई, ठीक है, तो संविधान निर्माता जो थे और जिसमें अम्बेडकर जी भी शामिल थे, तो अम्बेडकर जी ने क्या किया, यानी अम्बेडकर जी के साथ तो भेदभाव हुआ था ना, उनको तो पता था कि कैसे कैसे हम जो है समाज में भेदभाव देखते हैं। तो उन्होंने जो फिर कई प्रकार के प्रावधान संविधान में जोड़े, ठीक है। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना, यानी समानता का अधिकार भी जो है उसमें फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार उसमें जोड़ा गया। और अस्पृश्यता का अंत भी जो अधिकार जोड़ा, ठीक है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में जोड़ा। और अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो यानी छुआछूत जो की जा रही थी शुरू से ही, उसका भी हमने अंत किया, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 की यहाँ बात की जाती है छुआछूत के अंत की, ठीक है। और आगे कहता है इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम भी उठाएगा। सही है। यानी मित्रों, हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP की बात की, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें फिर मुख्य प्रावधान हमने किए। चाहे हम अनुच्छेद 46 की बात करें या अनुच्छेद 45 की बात करें, यानी शिक्षा का अधिकार हमने सबको दिया, ठीक है। हमने मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद 21 की बात की, शिक्षा के अधिकार की हमने बात की, अस्पृश्यता का हमने अंत किया, ठीक है। तो ये सभी काम मित्रों हमने जो है संविधान के माध्यम से फिर किए कि सभी को समानता का अधिकार मिले। आगे देखो क्या करा है, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? यानी मित्रों, केवल दलित ही नहीं है, अन्य भी समाज में समुदाय हैं, चाहे दिव्यांग हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई अन्य समुदाय हो, तो महिलाएं भी हैं, उनके साथ भी कई बार जो है मित्रों लैंगिक असमानता हमें देखने को मिलती है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन तरीकों पर चर्चा कीजिए इनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यानी मित्रों, खास ज़रूरतें वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ हम भेदभाव कैसे करते हैं, इसी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और आगे देखो क्या कर रहा है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। यानी मित्रों, मैंने शुरू में भी कहा था और पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि असमानता, बेशक हमने समानता का सभी को अधिकार दिया, लेकिन वर्तमान में भी हम जो है असमानता देखते हैं, चाहे लैंगिक असमानता की बात करें या आर्थिक असमानता की। और मित्रों, राजनीतिक असमानता भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आगे कहता है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष यानी समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। मित्रों, समानता के लिए जो है हमें संघर्ष करना होगा और जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो कानून बनाते हैं उनको भी समानता के लिए जो है कदम उठाना पड़ेगा। आगे देखो क्या कर रहा है, भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं, यानी भारत का संविधान लिखने वाली जो समिति थी, तो उसी के सदस्यों की यह बात की जा रही है। तो क्या कर रहा है, देखो, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यानी मित्रों, संविधान के लेखक क्या करें कि हमें जो भारत में विविधता है, ठीक है, और विविधता में जो एकता है, हमें विविधता की इज्जत करना है, ठीक है, तो उसको भी हम समानता की नज़र से देखते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना, अपनी भाषा बोलना, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी मित्रों, सभी को हमने जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर के हम 22 में जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को पालने का अधिकार है, अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। किसी भी वह किसी भी त्यौहार को मना सकता है और अपनी अभिव्यक्ति जो है वो जता सकता है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। यानी मित्रों, एक ही भाषा और एक ही धर्म हम जो है किसी के लिए निश्चित नहीं कर सकते। उन्होंने जोर दिया, सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यानी मित्रों, आगे क्या कहते हैं कि भारत को हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, फिर आगे जाकर के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, ठीक है। और हमने जो है एक धर्म भारत में कोई निश्चित नहीं किया, यानी हमने सभी धर्मों को समानता दी, यानी सभी धर्मों के साथ हमने समान व्यवहार किया और हमने जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करके हमने जो है भारत को एकता के सूत्र में अभी तक बांधे रखा है,
ठीक है। और आज भी हम जो इकट्ठा रहते हैं, बेशक कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, चाहे क्षेत्रवाद की घटनाएं हो या कई बार सांप्रदायिकता का मुद्दा भी उठता है, तो बेशक ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन हमने जो है धर्मनिरपेक्षता का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया और धर्मनिरपेक्षता को जो हमने मुख्य उद्देश्य घोषित किया, वो हमारे आज भी देश में विद्यमान है। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फिर आगे जाकर के उद्देशिका की बात की जाती है, यानी भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसकी बात यहाँ पे की जाती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए और उन पे सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बनाने के लिए दृढ़ होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी मित्रों, ये संविधान की प्रस्तावना है जो कि मुझे याद भी है। ठीक है। तो आगे देखो क्या करा है, आगे हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी आज हमारा दूसरा चैप्टर जो कि विविधता और भेदभाव के बारे में हमने जाना और हमने जो है इस बात की चर्चा भी की कि बेशक हमने समानता का अधिकार दिया। ठीक है। संविधान के द्वारा हमने बहुत अधिकार दिए, लेकिन आज भी जो है हमें असमानता देखने को मिलती है, चाहे लैंगिक असमानता हो, चाहे आर्थिक असमानता हो, चाहे राजनीतिक असमानता हो। ठीक है। चाहे भौगोलिक असमानता ही क्यों न हो। ठीक है। तो आज भी हमें जो है असमानता के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि मेरी जो है पॉलिटी के लेक्चर मेरे यूट्यूब पर जो है रेगुलरली डल रहे हैं। ठीक है। कंप्लीट पॉलिटी मैं जो है करवा रहा हूँ और जैसा मैंने आज आपको समझाया, ठीक है, उससे भी अधिक और उससे भी जो है आसान तरीके से मैं जो है लेक्चर्स वहाँ पे समझा रहा हूँ और एक एक प्रावधान पर और एक एक शब्दों पर मैं जो इतना डिटेल से अध्ययन किया है, आप जाकर के वहाँ देखिए एक बार, आपको विश्वास होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगला लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, यानी अगली हमारी यूनिट स्टार्ट होगी जो सरकार की है। ठीक है। और सरकार का हम अगले लेक्चर में मतलब समझेंगे, यानी सरकार क्या है, तो उसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।